ये स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट में हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल 21 को। डेट डाल दिया जाए, 7 है ना आज। फंडामेंटल राइट में हम लोग देख रहे हैं आर्टिकल 21 को। आर्टिकल 21 में मैंने बताया कि आर्टिकल 21 क्या है, जीने का अधिकार, जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन इस जीने के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। ये मैंने बता ही दिया कि मृत्यु के अधिकार को जीने के अधिकार में नहीं रखा गया, ठीक। और इसीलिए मृत्यु के अधिकार को क्या माना गया है, पनिशेबल ऑफेंस माना गया है। किस सेक्शन के तहत, सेक्शन मतलब आईपीसी सेक्शन 309, ठीक है। चलिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में अपने जजमेंट में क्या कहा कि जो व्यक्ति क्या कर रहा है, आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है, सुसाइड, उसको मानसिक रोगी माना जाएगा और उसका मानसिक इलाज कराया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हेडिंग डाली जरा, इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु, ठीक है। इच्छा मृत्यु दो तरीके की है, सक्रिय, एक्टिव और पैसिव, सक्रिय और अक्रिय। एक्टिव और पैसिव, ठीक। अब पहले देखते हैं क्या है ये एक्टिव और पैसिव। लिखिए जरा, एक्टिव इथनेसिया या सक्रिय इच्छा मृत्यु। एक्टिव इथनेसिया, इथनेसिया की स्पेलिंग EUTHANASIA, इथनेसिया, ठीक है। लिखिए, इससे आशय है कि चिकित्सक के द्वारा किसी असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति को उसकी या उसके निकट संबंधियों के अनुमति के द्वारा, अनुमति की जगह सहमति लिख लेना, अनुमति सही नहीं है, सहमति ज़्यादा सही है। उसके या उसके निकट संबंधियों की सहमति के द्वारा दवाओं का प्रयोग करके मृत्यु देना, ठीक है। इसे चिकित्सकीय सहयोग से आत्महत्या भी कहते हैं। इसे चिकित्सकीय सहयोग से आत्महत्या भी कहते हैं। मतलब डॉक्टर के सहयोग से आत्महत्या हो गई, डॉक्टर अलग से इंजेक्शन लगाए दे रहा है, इसे चिकित्सकीय सहयोग से आत्महत्या भी कहते हैं। अब हेडिंग डालिए, पैसिव इथनेसिया। पैसिव इथनेसिया, देखिए, असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति जो जीवन रक्षक दवाओं या उपकरणों के प्रयोग, उपकरणों के सहयोग से ही जीवित हो। असाध्य रोग से पीड़ित ऐसा व्यक्ति जो जीवन रक्षक दवाओं या उपकरणों के सहयोग से ही जीवित हो, तो
तो उसके या उसके निकट संबंधियों, तो उसके या उसके निकट संबंधियों की सहमति से, उसके या उसके निकट संबंधियों की सहमति से जीवन रक्षक दवाओं, उसके या उसके निकट संबंधियों की सहमति से जीवन रक्षक दवाओं व उपकरणों, जीवन रक्षक दवाओं व उपकरणों को हटाकर, उपकरणों को हटाकर मृत्यु प्रदान की जाए। समझ में आ रहा है ना दोनों में अंतर क्या है? पहले एक्टिव वाले में क्या है, बाहर से मतलब अलग से कुछ दवाई दे देना कि जो है ये जल्दी मर जाए, हैं। तो इसको चिकित्सीय सहयोग से आत्महत्या कह दिया गया, या इंजेक्शन लगा दिए गए तो कोई दवाई दे दी गई। और पैसिव में क्या है, कुछ अलग से कुछ नहीं देना, जिन चीज़ों पर वो डिपेंड है केवल उन चीज़ों को हटा देना है। अब भाई तमाम बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें अब जैसे कैंसर वैंसर की जब 3rd स्टेज वगैरह होती है तो उसमें इंजेक्शन लगता है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वो लगभग 18 से 20 हज़ार रुपये का एक इंजेक्शन लगता है, ठीक है। और हर दूसरे तीसरे दिन इंजेक्शन लगता है, ठीक है। और टोटल 40 से 45 इंजेक्शन लगाने होते हैं, तो सोचो 7-8 लाख के तो इंजेक्शन लग गए। और फिर उसमें भी कोई सिक्योरिटी नहीं होती कि बचे कि नहीं बचे, क्योंकि वो इंजेक्शन इतने ज़्यादा गर्म होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं इंजेक्शन कि कभी कभी जो है पेशेंट की बॉडी उसको वही नहीं कर पाती, ठीक है। तो डॉक्टर पहले से कहता है कि केवल क्या है 70 से 80% चांसेस हैं कि ये इंजेक्शन से आदमी सही हो जाएगा। लेकिन अब भाई पेशेंट के परिवार वाले हैं, वो अगर उन्हें 1% भी कोई कह दे कि उम्मीद है तो कोशिश करते हैं ना। तो इस तरह की चीज़ों में कहा गया है कि फिर ऐसे उपकरण और दवाई हटा ली जाएगी प्रयोग से और वो अपने आप खत्म हो जाएगा। पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए 2011 में अरुणा शानबाग केस में, 2011 में अरुणा शानबाग केस में, अरुणा शानबाग केस में सर्वोच्च न्यायालय ने, अरुणा शानबाग केस में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में निम्नलिखित शर्तों के साथ, भारत में निम्नलिखित शर्तों के साथ इच्छा मृत्यु को, निम्नलिखित शर्तों के साथ इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया है। निम्नलिखित शर्तों के साथ इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया है। पहला पॉइंट, इच्छा मृत्यु को निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकार किया। पहला पॉइंट, पैसिव एथनेशिया को भारत में स्वीकार किया गया है। पैसिव एथनेशिया को भारत में स्वीकार किया गया है। पैसिव एथनेशिया को भारत में स्वीकार किया गया है। अगला पॉइंट, इच्छा मृत्यु पीड़ित व्यक्ति, इच्छा मृत्यु पीड़ित व्यक्ति या उसके माता पिता, इच्छा मृत्यु पीड़ित व्यक्ति या उसके माता पिता की सहमति से, यूथनेशिया पीड़ित व्यक्ति या उसके माता पिता की सहमति से अथवा पति या पत्नी की सहमति से, अथवा पति या पत्नी की सहमति से, या फिर निकट संबंधी, या फिर निकट संबंधी की सहमति से, या फिर निकट संबंधी की सहमति से, ठीक है। और यदि यह सब अनुपस्थित हों, और यदि यह सब अनुपस्थित हों तो, और यदि ये सब अनुपस्थित हों तो निकट मित्र की सहमति से दी जा सकती है।
दी जा सकती है। ठीक, आगे लिखिए, परंतु ऐसे किसी भी निर्णय में, परंतु ऐसे किसी भी निर्णय में, परंतु ऐसे किसी भी निर्णय में इलाज करने वाले चिकित्सक, ऐसे किसी भी निर्णय में इलाज करने वाले चिकित्सक की अनुमति, इलाज करने वाले चिकित्सक की अनुमति अनिवार्य होगी। इलाज करने वाले चिकित्सक की अनुमति अनिवार्य होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया था ये। अब थर्ड पॉइंट लिखिए। थर्ड पॉइंट में लिखिए, ऐसा कोई भी निर्णय, ऐसा कोई भी निर्णय लागू करने के लिए, ऐसा कोई भी निर्णय लागू करने के लिए हाई कोर्ट, ऐसा कोई भी निर्णय लागू करने के लिए हाई कोर्ट की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसा कोई भी निर्णय लागू करने के लिए हाई कोर्ट की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, हाई कोर्ट के दो जजों, हाई कोर्ट के दो जजों की बेंच, हाई कोर्ट के दो जजों की बेंच ऐसे मामलों की सुनवाई करेगी। हाई कोर्ट के दो जजों की बेंच ऐसे मामलों की सुनवाई करेगी और यह बेंच, और यह बेंच इस मामले को, और यह बेंच इस मामले को, और यह बेंच इस मामले को 3 डॉक्टरों के पैनल के द्वारा, और यह बेंच इस मामले को 3 डॉक्टरों के पैनल के पास, 3 डॉक्टरों के पैनल के पास विचार के लिए भेजेगी। और यह बेंच इस मामले को 3 डॉक्टरों के पैनल के पास विचार के लिए भेजेगी। अगला पॉइंट लिखिए, यदि डॉक्टर, यदि डॉक्टर इसकी अनुमति दे देते हैं, यदि डॉक्टर इसकी अनुमति दे देते हैं तो अक्रिय इच्छा मृत्यु, तो अक्रिय इच्छा मृत्यु स्वीकार कर लिया जाएगा। तो अक्रिय इच्छा मृत्यु स्वीकार कर लिया जाएगा। तो अक्रिय इच्छा मृत्यु स्वीकार कर लिया जाएगा, है ना। तो देखिए, एथनेशिया भी इतना आसान नहीं है ले लेना। पहले तो जो डॉक्टर इलाज कर रहा है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर उसी ने अगर कह दिया कि नहीं मैं अलाउ नहीं कर सकता, तो आप हाई कोर्ट में जा ही नहीं सकते, है ना। तो पहले तो जो डॉक्टर इलाज कर रहा है वो पहले लिख करके देगा कि हाँ ठीक है, ये केस क्या है, अब इस पेशेंट को सही हो पाना संभव है नहीं। अगर वो डॉक्टर कह देगा तब आप हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में 2 जजों की बेंच बैठेगी, वो इस मामले की सुनवाई करेगी। फिर वो 2 जजों की बेंच क्या करेगी, 3 डॉक्टरों का एक पैनल अपॉइंट करेगी, जिसमें एक चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा, यानी तीनों सीनियर डॉक्टर होंगे। और वो तीनों सीनियर डॉक्टर उस केस को पूरा स्टडी करेंगे, सारे पेपर वगैरह देखेंगे, ठीक है। जो डॉक्टर इलाज कर रहा है उससे भी मीटिंग करेंगे। यानी मुख्य रूप से अगर आपसे पूछा जाए कितने डॉक्टरों की अनुमति होनी चाहिए, तो 4 लोगों की, एक तो जो इलाज कर रहा है और 3 पैनल में शामिल होंगे 4 डॉक्टर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इच्छा मृत्यु वाला क्वेश्चन एक आध बार पूछा भी गया है ना, कि किसके किसके पैनल के द्वारा इसको पास किया जाएगा। तो 2 जजों की बेंच हाई कोर्ट के, सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के 2 जजों के बेंच, 4 डॉक्टर ये परमिट करेंगे, तब फिर उसको क्या कर लिया जाएगा, सारे इक्विपमेंट्स हटा लिए जाएंगे, है ना। पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए जरा। 2014 में 2014 में कॉमन केस नामक 2014 में कॉमन केस नामक एनजीओ ने 2014 में कॉमन केस नामक एनजीओ ने इस निर्णय के विरुद्ध 2014 में कॉमन केस नामक एनजीओ ने इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में, इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में पुनः अपील दायर की,
इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में पुनः अपील दायर की। ठीक है, इस अपील की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की, इस अपील की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संवैधानिक बेंच गठित की। इस अपील की सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 5 जजों की संवैधानिक बेंच गठित की, जो पैसिव एथनेसिया के सामाजिक, एक बेंच गठित की जो पैसिव एथनेसिया के सामाजिक, नैतिक, संवैधानिक एवं वैधानिक पक्षों पर विचार करेगी। ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज कीजिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैसिव एथनेसिया को वैधानिक रूप प्रदान करने के लिए, पैसिव एथनेसिया को वैधानिक रूप प्रदान करने के लिए 2016 में संसद ने टर्मिनली TERMINALLY 2016 में संसद ने टर्मिनली TERMINALLY टर्मिनली इल पेशेंट बिल नामक विधेयक प्रस्तुत किया। टर्मिनली इल पेशेंट बिल नामक विधेयक प्रस्तुत किया और इसमें 16 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों को, पैसिव एथनेसिया, 16 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों को पैसिव एथनेसिया देने का प्रावधान दिया। 16 साल से अधिक व्यक्तियों को पैसिव एथनेसिया देने का प्रावधान किया। से सभी प्रावधान वही हैं, पैसिव एथनेसिया देने का प्रावधान किया, से सभी प्रावधान वही हैं जो 2011 में सर्वोच्च न्यायालय में सुझाव दिए गए थे। ठीक है, ठीक। अब देखिए, एक जैन धर्म में एक ट्रेडिशन होता है संथारा, संलेखा और संथारा की प्रथा। जानते हैं क्या होता है? की समाधि लेना। जैन धर्म में ये मान्यता है कि जब भाई क्या हो जाए, मतलब बुढ़ापे की ओर आदमी जब जाने लगे, मतलब ये आ जाए कि अब बहुत ज़्यादा लाइफ नहीं बची है ना, तो एक उम्र क्रॉस हो जाए, तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो अन्न जल त्याग देते हैं। पहले धीरे से अपनी एक प्रिय वस्तु त्यागेंगे, फिर अगली प्रिय वस्तु त्यागेंगे, फिर धीरे से अन्न त्याग देंगे, केवल फल खाने लगेंगे, फिर धीरे से फल भी त्याग देंगे, मतलब धीरे धीरे करके, अचानक से नहीं, धीरे धीरे करके, है ना। अन्न त्याग देंगे, फिर फल, उसके बाद फिर पानी। तो इस तरीके से वो क्या करेंगे, देह त्याग करेंगे। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है संलेखा और संथारा की प्रक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि इस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, वैध कर दिया। तो इस पे इन्वर्टेड कामा जरा करके लिख लीजिए, जैन धर्म से संबंधित संथारा, जैन धर्म से संबंधित संलेखा एवं संथारा, जैन धर्म से संबंधित संलेखा एवं संथारा की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार
की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार वैध है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार वैध है, वैध लीगल है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के, भाई इसको भी तो कहा गया ना कि ये भी एक तरीके की आत्महत्या है। ठीक, तो अब इसको क्या कर दिया, इसको भी वैध कर दिया गया। अब वैध, लीगल। ठीक है, अब जरा हेडिंग डाल लीजिए, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। लिखिए, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यह भी एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यह भी एक मौलिक अधिकार माना गया है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यह भी एक मौलिक अधिकार माना गया है। अब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 24 अगस्त 2017 से, 24 अगस्त 2017 से। ठीक है, यानी 24 अगस्त 2017 को एक केस आया, उसमें निजता के अधिकार को भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि ये भी क्या है, अनुच्छेद 21 का ही एक पार्ट है ना। चलिए आगे लिखते हैं जरा। खड़क सिंह केस 1962। इससे पहले देखिए एक केस आया था MP शर्मा केस 1954 में। ठीक है, MP शर्मा केस 1954 में एक आया था, इस खड़क सिंह से पहले। खड़क सिंह केस आया 1962 में, MP शर्मा केस आया था 1954 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि जो निजता का अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता। इसमें MP शर्मा केस 1954 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन फिर उसी के बाद 54 के बाद 62 में आता है खड़क सिंह केस, और इस खड़क सिंह केस में सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए क्या कहा कि निजता का अधिकार भी क्या है, एक मौलिक अधिकार है ना। तो खड़क सिंह केस 1962 में लिखे, निजता के अधिकार को, निजता के अधिकार को कुछ सीमाओं के साथ, निजता के अधिकार को कुछ सीमाओं के साथ स्वीकार किया जा सकता है। निजता के अधिकार को कुछ सीमाओं के साथ स्वीकार किया जा सकता है। ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्रैकेट में इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि रात्रि में, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि रात्रि में किसी भी व्यक्ति की, रात्रि में किसी भी व्यक्ति की निजता को भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि रात्रि में किसी भी व्यक्ति की निजता को भंग नहीं किया जा सकता। भाई इससे पहले ऐसा कोई तो था नहीं निजता का अधिकार, और ना सोने का अधिकार ऐसे, है ना। तभी से हमने देखा कि सोने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि ये भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत है, नहीं आर्टिकल 21 का को ये भी पूरा करता है, सोने का अधिकार। तो इसी को हम कभी कभी कह सकते हैं, इसी को तो निजता का अधिकार भी हम कह सकते हैं, और यही सोने का भी अधिकार है ना। खड़क सिंह क्या था, एक डाकू था और बेल में बाहर निकला हुआ था, और रात में पुलिस जो है जाती है 11-12 बजे 2 बजे और इसको उठा लाती है। ठीक, तो फिर इसने केस किया कि जो है ये भी क्या है, भाई मुझे बेल पे अगर मुझे छोड़ा गया तो अब इसका मतलब क्या है, पुलिस कभी जब भी जाएगी उठा लाएगी क्या। भाई बेल का मतलब है अब उसको उसमें जो है सम्मन करके बुलाएगी कोर्ट, पुलिस को अधिकार थोड़ा है। भाई छोड़ा किसने, कोर्ट ने, तो अब पुलिस को अधिकार नहीं है उसको फिर से गिरफ्तार करने का, जब तक कि कोर्ट सम्मन न जारी करेगी। ठीक है, तो इसने केस कर दिया पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर कि मेरे जो है ये भी क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मेरे अधिकार का हनन है ना। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, 24 अगस्त 2017 को, 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की, 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय के 9 जजों की बेंच, सर्वोच्च न्यायालय की 9 जजों की बेंच ने यह निर्धारित किया, सर्वोच्च न्यायालय के 9 जजों की बेंच ने यह निर्धारित किया कि निजता का अधिकार, कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 का, कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। यद्यपि
यह भी निर्धारित किया गया, यद्यपि यह भी निर्धारित किया गया कि सरकार, यद्यपि यह भी निर्धारित किया गया कि सरकार विधिक आधार पर, यद्यपि यह भी निर्धारित किया गया कि सरकार विधिक आधार पर, कि सरकार विधिक आधार पर निजता के अधिकार में, कि सरकार विधिक आधार पर निजता के अधिकार में हस्तक्षेप कर सकती है, कि सरकार विधिक आधार पर निजता के अधिकार में हस्तक्षेप कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा, और सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा, और सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि सरकार के किसी कृत्य, और सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि सरकार के किसी कृत्य से, कि सरकार के किसी कृत्य से निजता के अधिकार का, कि सरकार के किसी कृत्य से निजता के अधिकार का हनन हो रहा है या नहीं, कि सरकार के किसी कृत्य से निजता के अधिकार का हनन हो रहा है या नहीं, और इस संदर्भ में, और इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के, और इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की बेंच, और इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की बेंच फैसला लेगी। ठीक है, तो भाई ये क्या है कि सुप्रीम कोर्ट, भाई सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा। अब भाई आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया या कुछ भी है, राज्य की किसी भी ऐसी कार्रवाई से आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है ना, आपकी आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 21 देखिए बहुत व्यापक है, जैसे आर्टिकल 19 बहुत व्यापक है वैसे आर्टिकल 21 बहुत व्यापक है। अब वो आपको ऐसा लगा कि सरकार ने आपके इस आर्टिकल 21 का क्या किया है, वायलेशन किया है, क्योंकि ये जो है आपने उसको अपने निष्ठा के अधिकार से जोड़ लिया उसको, तो आपको तो लग रहा है कि सरकार ने आपकी निष्ठा के अधिकार का हनन कर दिया, लेकिन सरकार को ऐसा नहीं लग रहा। तो भैया कोई ना कोई एक तीसरा आदमी तो होना चाहिए ना जो कहे कि कौन सही है तुम दोनों में से। तो आप दोनों लोग कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट अब पूरी बातें सुनेगी, पूरा हर पक्ष देखेगी और फिर वो निर्धारित करेगी, ये नहीं निर्धारित करेगी कौन सही कौन गलत, वो ये निर्धारित करेगी सुप्रीम कोर्ट पहले कि क्या ये जो आपने जो केस किया वाकई में निष्ठा के अधिकार से संबंधित है कि नहीं। ये बहुत बारीकी के साथ देखेगी ना, फिर वो हर चीज़ों से कड़ी जोड़ेगी कि हाँ ये ऐसा हो रहा तो ऐसा हो रहा, तो ये इस तरीके से घूम के आपके निष्ठा के अधिकार पर ही ठेस पहुंचा रहा है। तो बस वो अपना जजमेंट क्या देगी सुप्रीम कोर्ट कि ये तो निष्ठा का अधिकार है भाई, और जैसे उसने कहा निष्ठा का अधिकार है, केस सॉल्व, खत्म चीज़ है। अब सरकार के उस कृत्य से आपके आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं हो सकता, वहीं से केस खत्म। अब वो सही गलत करने की तो आवश्यकता ही नहीं है, केवल अगर ये साबित कर दे कोर्ट कि आपका निष्ठा का अधिकार है, तो निष्ठा का अधिकार यानी कि वो पूरा कर रहा है आर्टिकल 21 को, और आर्टिकल 21 कोई आपसे छीन नहीं सकता, खत्म सारे केस वहीं से, है ना। चलिए अच्छा, अब एक जैसे इसी तरह का केस आया, आधार से संबंधित केस आया, आधार कार्ड से। भाई सब सरकार ने कहा कि हर जगह मैंडेटरी किया जाएगा आधार कार्ड, हर जगह आपको आधार कार्ड डालना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई करते हुए क्या कहा कि भाई ये भी निष्ठा का अधिकार का क्या है, हनन है, तो भाई हर जगह आप आधार कार्ड डालेंगे और आधार कार्ड के द्वारा आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सबको पता चल जाएंगी, हर चीज़। फिर अभी हेल्थ कार्ड एक आया, सरकार ने कहा कि हेल्थ कार्ड मैंडेटरी होगा, उसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, आपने कब क्या ट्रीटमेंट किया, कौन सी बीमारी का इलाज चल रहा है, हर चीज़ उस हेल्थ कार्ड में होगा। ठीक है, वो क्या है, एक तरीके से सॉफ्टवेयर होगा, उसमें सारी डिटेल उसमें होगी, बस आपको डॉक्टर के पास जाना है कि वो लॉगिन आईडी बतानी है अपनी, डॉक्टर लॉगिन करेगा और उसमें पूरा आपका पूरा चिट्ठा खुल के आ जाएगा। अभी आपको अलग अलग कागज़ लेके जाने की जरूरत है नहीं, है ना। तो इसको भी माना गया एक तरीके से निष्ठा के अधिकार का हनन। फिर जैसे कि LGBT कम्युनिटी वाला जो केस आया, LGBT कम्युनिटी वाला, अभी पिछले 1 महीने पहले इस LGBT कम्युनिटी में सुनवाई करते हुए मुश्किल से 15-20 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही जजमेंट दिया कि जो भी सिंगल पेरेंट्स हैं, बनना चाह रहे हैं, वो चाहे मेल हो या फीमेल, जो सिंगल पेरेंट्स बनना चाह रहे हैं, तो वो किसका सहारा ले रहे हैं, सरोगेसी का। भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने LGBT कम्युनिटी वाला केस की सुनवाई की
और उसमें LGBT कम्युनिटी को पहले क्या कर दिया गया, लीगल कर दिया गया, फिर उसके बाद रोक लगाई गई। ठीक, उसी में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी 15 दिन पहले डिसीजन दिया था कि जो भी सिंगल पेरेंट्स बनना चाह रहे हैं, ठीक है, या चाहे मेल हो या फीमेल, तो वो सरोगेसी का सहारा नहीं ले सकते। सरोगेसी नहीं समझ रहे? सरोगेसी नहीं समझ रहे? समझ रहे सरोगेसी क्या होता है? सरोगेसी एक माह से केवल एक ही बार सरोगेसी करवा सकते हैं। वो भी सिंगल पेरेंट्स में नहीं है कि अगर कोई अकेले पुरुष है, या मैं कह रहा हूं कि दो पुरुष हैं और वो साथ में रहना चाह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि दोनों पुरुष हैं, लेकिन उनको क्या बनना, पिता बनना है, और आप जाकर के क्या करें, सरोगेसी का सहारा ले लें। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी रोक लगाई। दो जो है फीमेल है, वो चाह रही हैं कि जो है क्या हो जाए कि मदर बन जाए, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। तो अभी 15-20 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रोक लगाई है, और अभी परसों के दिन इजराइल ने उसको क्या किया है, अपने यहाँ वैलिड किया है सरोगेसी को। सरोगेसी के बहुत सारे आधार हैं, लीगल, सब कुछ लीगल है, जायज़ है, ठीक है, मेल है फीमेल है, ठीक है, और वो मतलब दोनों पति पत्नी हैं, और वो अगर सरोगेसी का सहारा लेना चाहते हैं तो वो ठीक है कि वो एक बार महिला मतलब किसी थर्ड पर्सन का सहारा ले सकते हैं सरोगेसी के लिए। पहले तो इसको भी तरह सरोगेसी समझाओ क्या है। समझ गए सरोगेसी क्या है? सरोगेसी समझ गए तो बताओ ना क्या है सरोगेसी। मतलब जैसे मुसलमानों में हो जाता है ना वो। अरे तुम कहाँ पहुँच गए रे, कहाँ पहुँच गए? देखो सुनो, फीमेल में होता है ओवम, अंडाणु जिसे बोलते हैं, और मेल में होता है स्पर्म जिसे शुक्राणु बोलते हैं। अब जब ओवम और जो स्पर्म, ये दोनों क्या होंगे, जब दोनों मिलेंगे तब क्या होगा, तब फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। और जब फर्टिलाइजेशन निषेचन होगा तब उसके बाद भ्रूण का निर्माण होगा, तब फीटस का निर्माण होगा। कभी कभी क्या होता है, ओवम भी ठीक है, स्पर्म भी ठीक है, दोनों ठीक है, लेकिन समस्या कहाँ है? फैलोपियन ट्यूब में। महिला के अंदर फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? निषेचन होता है, और मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब में दिक्कत है, फैलोपियन ट्यूब में इसका निषेचन नहीं हो पा रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, निषेचन नहीं हो पा रहा फैलोपियन ट्यूब में, समस्या है, ठीक है। तो जब फैलोपियन ट्यूब में दिक्कत है और निषेचन नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा? लेबोरेटरी में वो आईपीएफ, देखिए आईपीएफ क्या होता है, आईवीएफ, इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन, इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन, देखो ये इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन, इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ टेक्नोलॉजी, ये क्या है? देखिए इन दोनों में अंतर है। आईवीएफ में क्या है, फैलोपियन ट्यूब में यहाँ भी दिक्कत है, ठीक है, ओवम लिया, स्पर्म लिया, इन दोनों को लेबोरेटरी में, लैब में इन दोनों को परख नली में निषेचित करा के और वापस से कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? फैलोपियन ट्यूब में। क्योंकि दिक्कत क्या आ रही थी? फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की दिक्कत आ रही थी, तो निषेचन करा दिया गया कहाँ? लेबोरेटरी में बाहर, और उसको वापस से लेकर के वापस से फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया गया फीमेल के, ठीक है। अब दिक्कत खत्म, क्योंकि समस्या क्या आ रही थी? केवल फर्टिलाइजेशन की, ओवम, और पता चले ओवम पहले पहुंच गया, स्पर्म नहीं पहुंच पा रहा, तो ओवम जो है नष्ट हो गया, या फिर दोनों वहां पर सही ढंग से मिल नहीं पा रहे, निषेचित नहीं हो पा रहे। तो वो जो समस्या हो रही थी, उस समस्या को सॉल्व कर दिया गया लैब में, और वापस शिफ्ट कर दिया गया कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में। अब बाकी सारी प्रक्रिया वही, सारी प्रक्रिया वही, उसमें कोई थर्ड पर्सन नहीं आया, डॉक्टर को छोड़ के, लेबोरेटरी को थर्ड पर्सन नहीं आया, ठीक है। इसी का पुरुष का ही ओवम, स्पर्म, और इसका ही ओवम, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब भी महिला की, लेकिन ये तो है आईवीएफ, समझिए। लेकिन क्या मैंने क्या वर्ड बताया? सरोगेसी। सरोगेसी क्या है? ये थोड़ा सा अंतर है। सरोगेसी, सरोगेसी में क्या हो रहा है? अच्छा ये हिल गया था क्या? सरोगेसी में क्या हो रहा है? मेल है, फीमेल है, ठीक है, ठीक है, दोनों के ओवम और स्पर्म दोनों ठीक है, परंतु वो इस वाली प्रक्रिया को नहीं लाना चाह रहे। वो क्या चाह रहे हैं? जो फीमेल है, मान के चलिए कि अब कोई पैसे वाले हैं, पैसे वालों की चोचले होती हैं, है ना।
अब उनको ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि अगर, गेट खोल दो, अगर उनको ऐसा फील हो रहा है कि भाई अगर हम क्या करेंगे कि वो महिला खुद ही अगर जन्म देगी बालक को तो क्या होगा भाई, तमाम तरह की समस्याएं हैं ना भाई, पूरी समस्याएं हैं, 9 महीने की पूरा प्रोसेस है और फिर उसमें ठीक है पेन वगैरह सब। तो वो सोच रहे हैं कि इन सब चीज़ों से हम क्या करें, बच जाएं। तो उनने क्या किया, दोनों ने इसका जो है स्पर्म, इसका ओवम, दोनों को क्या किया, डॉक्टर ने निकाला और निकालने के बाद उसको शिफ्ट कर दिया किसी थर्ड वुमेन के फेलोपियन ट्यूब में। उसको उठा के कहाँ शिफ्ट कर दिया, किसी थर्ड वुमेन के फेलोपियन ट्यूब में। और बस सारी भाई उसको, जैसे इन्वेट्रो में क्या हो रहा था, लिया, निकाला, फर्टिलाइजेशन कराया, फर्टिलाइजेशन करा के उसी महिला के फेलोपियन ट्यूब में। यहाँ पर क्या है, निकाला, निकाल करके सीधे शिफ्ट कहाँ कर दिया गया, थर्ड महिला के फेलोपियन ट्यूब में। अब बस सारी प्रक्रिया थर्ड महिला करेगी और थर्ड महिला वालों को जन्म देगी। लेकिन ओवम और स्पर्म किसके हैं, उन्हीं के जो पेरेंट्स है उसके रियल। इसमें थर्ड वुमेन आ गई सामने, इसी को हम क्या कह देंगे, भाड़े की कोख भी कह देंगे, नहीं कह देंगे। उसको पैसा दिया और पैसा दे करके पूरा जो है, जो भी 9 महीने की प्रक्रिया है उसके, हाँ, तो वो जो है किसी थर्ड महिला ने कर दी। और बस फिर बाद में जब डिलीवरी हुई तो बच्चा दे दिया गया इसको। जैसे शाहरुख खान ने कराया, जो उसका सबसे छोटा वाला लड़का है, सबसे छोटा वाला, उसका कुछ और नाम है, बड़ा वाला तो आर्यन है, छोटा वाला कुछ और नाम है उसका, एक और लड़का है ना उसका, छोटा लड़का है। तो वो इसी सरोगेसी के द्वारा हुआ। करण जौहर मांग कर रहा है सरोगेसी की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको इजाज़त नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो सिंगल है। अगर वो भी शादी कर लेता, पत्नी उसकी भी होती, और फिर वो दोनों लोग चाहते सरोगेसी का सहारा लेना तो लीगल हो जाता। लेकिन वो क्या है, वहाँ पर सिंगल पेरेंट है, वो सिंगल पेरेंट है। वो क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि स्पर्म उसका हो और ओवम जो है किसी और महिला का हो, और उसको लेकर के शिफ्ट कर दिया जाए दूसरी महिला के, और बस वो पेरेंट्स बन जाए। तो इसकी समझ रहे हैं ना कि किस चीज़ की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है, सिंगल पेरेंट्स की, सिंगल पेरेंट की अनुमति नहीं दी है। शादी कर लो, उसके बाद फिर लीगल है सरोगेसी। लेकिन अब उसमें भी कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि एक महिला एक ही बार सरोगेसी करा सकती है। ठीक है, चलिए। लेकिन इजराइल ने क्या किया है, इजराइल ने यही, जैसे करण जौहर को अलाउ कर दे, तुषार कपूर वो भी मांग कर रहा है सिंगल पेरेंट बनने की, सरोगेसी के सहारे। हाँ, सलमान खान अभी तक ऐसे कोई डिमांड नहीं कर रहा, भविष्य में जब करेगा तब देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन तुषार कपूर और करण जौहर ये दोनों जो है मांग कर चुके हैं, लेकिन इन दोनों को ही अलाउ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सिंगल पेरेंट है ये। चलिए, तो समझ गए क्या है IVF टेक्नोलॉजी। हर जगह तुम बोर्ड देखे होगे, हमारे यहाँ IVF टेक्नोलॉजी की व्यवस्था उपलब्ध है, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी। हाँ, गुड न्यूज़ जो मूवी है वो बनी है इस IVF टेक्नोलॉजी के ऊपर। IVF, उसमें देखो क्या होता है कि वो अक्षय कुमार और वो कियारा आडवाणी, सॉरी करीना, ठीक है, वो दोनों ही सहारा लेना चाह रहे थे किसका, IVF का। लेकिन वो ये नहीं करते कि थर्ड महिला के जो है फेलोपियन ट्यूब में शिफ्ट किया जाए। वो क्या है, चूंकि भाई कोई टिपिकलिटी आ रही होगी कि जो है निषेचन नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने कहा कि लेबोरेटरी निषेचन करा के वापस फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करा देंगे। बट वो गलती से कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, थर्ड के। तो वो मूवी किस पर आधारित है, IVF टेक्नोलॉजी पर। अभी एक मूवी आई है मिमी, उसकी है कृति सेनन और पंकज त्रिपाठी। तो उस मूवी मिमी को आप देखेंगे तो सरोगेसी के ऊपर है। तो ये दोनों मूवी देख लेना, समझ में आ जाएगा। मिमी देख ली? हाँ, तो यार मिमी मैंने नहीं देखी यार। तो टेलीग्राम में पड़ी है क्या? तो मुझे लिंक से वो कर देना। अब पता नहीं, वो टेलीग्राम में मुझे शेयर कर देना, मैं भी मिमी देखूंगा, मैंने देखी नहीं है। ठीक है जी, मुझे क्या है सरोगेसी? हाँ, तो मैं क्या लिखवा रहा था, सरोगेसी को आ जाए जरा वो भी। सर क्या जैसे किसी महिला का ओवम सही है तो वो फेलोपियन ट्यूब में तो आ तो सकता है ना? नहीं आ सकता। ओवम अगर सही है
तो फिर क्या दिक्कत है? वो तो हाँ, अगर मान लीजिए निषेचन नहीं हो पा रहा है तो बस निषेचन लेबोरेटरी में करा के वापस फेलोपियन ट्यूब में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मतलब जैसे मेरे कहने का मतलब थर्ड पर्सन पे के फेलोपियन ट्यूब में लोग, हाँ, तो वो तो सरोगेसी ना हो गया ना। तो सर उसका भी ओवम सही है थर्ड पर्सन का? वो तो सही हो रही थी। तो अरे यार तुम बात नहीं समझ पा रहे है। उस थर्ड पर्सन का अब तो ये क्या सोच रहा है कि जब वो शिफ्ट किया जाएगा यहाँ से निषेचित करा करके, तो थर्ड पर्सन का भी तो वहाँ पर ओवम मौजूद है। तो ऐसा ओवम थोड़ा कि हमेशा ऐसा बैठा रहेगा ओवम। ओवम का भी एक समय है, ओवम का भी क्या है, एक समय है। उस निर्धारित समय में ही ओवम जो है बनता है और फिर कुछ दिनों तक इंतजार करता है ओवम। किसका? स्पर्म का। ओवम जब बनता है तो ओवम क्या करता है? कुछ दिनों तक इंतजार करता है। यही मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है पूरी, यही पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल है। और ओवम जब बनेगा तो ओवम कुछ दिनों तक इंतजार करेगा स्पर्म का कि स्पर्म आए और फिर वो क्या करे, दोनों निषेचित हो, फर्टिलाइजेशन हो। लेकिन अगर कुछ दिनों तक स्पर्म नहीं आया तो फिर वो क्या हो जाता है? निकल जाता है ओवम अपने आप। तो ये साइकिल हर 28 दिन में चलती रहती है। शुरू में बनेगा, लगभग 14वें दिन से लगभग बनना स्टार्ट होता है ना, नहीं सॉरी 7वें 8वें दिन से बनना स्टार्ट होगा। बनने के बाद फिर वो 2-3 दिन तक इंतजार करता है और फिर वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे निकलना चालू हो जाता है। ठीक है। और लेकिन और दूसरी बात क्या है कि ये जो निषेचन करा के जो डाला जा रहा है वो उस जगह थोड़ा जा रहा है जहाँ ओवम उपस्थित है। वो तो जहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में जहाँ पर उसका निषेचन होता है उस जगह डाला जा रहा है। जगह दोनों का स्थानों का अंतर है ना। नहीं बात समझ में आई भैया मेरे बाबू? ये है फेलोपियन ट्यूब, यहां पर होता है निषेचन। निषेचन यहां होता है। सर तो क्या जैसे थर्ड पर्सन से जुड़वा बच्चे? अरे वो ट्विंस वाला सिस्टम आ गया, बहुत बढ़िया है। किसी दिन मैं पढ़ाऊंगा, किसी दिन भी मेरी इच्छा करेगी पढ़ाऊंगा, बहुत बढ़िया है ये। बहुत मजा आती है। हाई स्कूल में भी है सर ये? हाँ, तो वो एक होता आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है ना। तो आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है कि एक साथ दो ओवम बन जाते हैं और दोनों ओवम क्या हो जाते हैं एक साथ जो है, नहीं सॉरी, एक ट्विंस का क्या होता है आप देखेंगे कि एक लड़का है एक लड़की है ना, दोनों एक साथ पैदा हुए, दोनों ट्विंस कहलाते हैं। लेकिन दोनों का क्या है, चेहरा अलग अलग है, दोनों का चेहरा अलग अलग होता है। उस कंडीशन में देखिए क्या होता है कि महिला के 2 ओवम बन जाते हैं। हमेशा महिला के एक ही ओवम बनता है, लेकिन कभी कभी क्या देखिए स्पर्म तो बहुत सारे पहुंचते हैं और जो स्पर्म सबसे पहले हिट कर जाता है ओवम को, 3 नहीं देखे कि सब रेस कर रहे हैं, ठीक है, और सारे ओवम जो है वो सारे स्पर्म गए भाई। 1 करोड़ से ऊपर शुक्राणु बनते हैं, ठीक है, और सारे शुक्राणु गए और जो सबसे पहले भाई ये ओवम है और जो शुक्राणु सबसे पहले ऐसे कुछ बनाया जाता है ना, और जो जाकर के सबसे पहले कहाँ इसमें हिट कर गया, इसमें हिट कर गया, तो इसका जो ये हेड है, स्पर्म का जो हेड है वो क्या होता है, वो इस ओवम में घुस जाता है और जो टेल है, टेल तो रह गई बाहर, ठीक है। बस क्या हो गया, अब ये ओवम मिल गया, स्पर्म मिल गया, दोनों में क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन चालू हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन चालू हो गया और बस वही फीटस बन गया, भ्रूण। कभी कभी क्या होता है महिला के 2 ओवम बन जाते हैं और दूसरा स्पर्म भी इसमें भिड़ गया, तो इसमें क्या हो गया, 2 भ्रूण बन गए। लेकिन दोनों ही भ्रूण देखिए अलग अलग बन रहे हैं, इसलिए दोनों का समय एक ही है। दोनों का समय क्या है, एक ही है। 9 महीने, दोनों 9 महीने में फीटस वो होंगे, मैच्योर होंगे, है ना। लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं है, ये ट्विंस है लेकिन ये क्या है, आइडेंटिकल नहीं है। यानी इनमें चेहरा भी अलग होगा, सब अलग होगा, बस टाइम एक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक ही ओवम है, एक ही स्पर्म है। अब लेकिन ये क्या हो जाए, ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर लें, अपना क्या कर ले, ये मल्टीप्लिकेशन कर ले। यही ओवम और स्पर्म क्या करे, अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करके ये डबल हो जाते हैं। कभी कभी वो हो जाती है आइडेंटिकल ट्विंस की कंडीशन, जब बिल्कुल सेम चेहरा हो जाता है, क्योंकि भाई एक्चुअली में वही क्रोमोसोम यहाँ थे और उसी ने अपने आप को क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया।
तो मल्टीप्लाई कर ले तो सेम सारी जो आइडेंटिकल जो चीज़ें होंगी वो इसकी होंगी, वैसे ही बिल्कुल इसकी होंगी, हर चीज़, चेहरा हो रहा बिल्कुल हर चीज़। ठीक है, बढ़िया टॉपिक है ये। जुड़े हुए शरीर सर डिवाइड हुआ बनेगा तो उसमें देखिए अब जुड़े हुए में क्या होता है, ये भी यही चीज़ है, डिवाइड पूरा नहीं हो पाता। यही चीज़ है, बस क्या है, उस सेपरेट नहीं हो पाता है ना, वही चीज़ है, सेपरेट नहीं हो पाता। ये भी हो सकती है कंडीशन, और दोनों अलग अलग की भी फर्टिलाइजेशन की कंडीशन हो सकती है, ये मल्टीप्लिकेशन की भी कंडीशन हो सकती है, बस वो क्या है, अलग ना हो पाए। और कंडीशन वो वाली भी हो सकती है, पहली वाली भी कि 2 ओम बने हों, लेकिन बस क्या है, वो जुड़े रह गए, सेपरेट नहीं हो पाए, वो अलग मुद्दा है। वो दोनों से हो सकता है, इससे भी हो सकता है, उससे भी हो सकता है। ठीक है, चलो खैर एक केस स्टडी लिखते हैं, फिर ये टॉपिक रह गया। हाँ जरा लिखो, PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हाँ, पब्लिक यूनियन ऑफ सिविल लाइबिलिटी, पब्लिक यूनियन ऑफ सिविल लाइबिलिटी, PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। 1997 इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार से संबंधित निर्णय दिया। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार से संबंधित निर्णय दिया। इसमें फोन टेपिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, आदि केंद्रीय या राज्य गृह सचिव की अनुमति से ही वैध माना। और कहा कि इसके लिए तार्किक आधार होने चाहिए, ठीक है ना। तो PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि जो फोन टेपिंग वगैरह जो होती है ना, और कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह, तो ये भी क्या है, जो हम लोग एक दूसरे की कॉल रिकॉर्ड कर लेते हैं ना, ये भी क्या है, पनिशेबल ऑफेंस है। पता है, जो हम दूसरे व्यक्ति की बात करते करते कॉल रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। हाँ, बड़ा छाती चौड़ा करके मैं तुम्हारी कॉल सब रिकॉर्ड करे हूँ, पनिशेबल ऑफेंस है। क्यों? क्योंकि उसको बताए बिना आपने उसकी क्या कर ली, कॉल को रिकॉर्ड किया, तो ये क्या है, उसके निजता का अधिकार का उल्लंघन है। जैसे सर कोई किसी का अकाउंट हैक कर लेता है, निजता के अधिकार का ये भी उल्लंघन है, IT एक्ट में आ जाएगा। कोई किसी को बिना बताए उसके अकाउंट को खोल के देख रहा है, फेसबुक खोल रहा है ना, उसकी कॉल रिकॉर्ड कर रहा है, तो निजता के अधिकार का उल्लंघन है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर किसी की कॉल रिकॉर्ड करनी है, फोन टेपिंग करना है, तो उसके लिए पहले केंद्रीय या राज्य गृह सचिव, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो कि किसकी अनुमति से कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है, तो केंद्रीय या राज्य गृह सचिव। क्योंकि होम मिनिस्ट्री का ही काम है ना आंतरिक शांति को बनाए के रखना, सुरक्षा को, तो ये सुरक्षा का मुद्दा आ गया, आंतरिक सुरक्षा का। तो अगर ऐसा सरकार को लग रहा है कि इस व्यक्ति की कॉल रिकॉर्ड करना क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, कॉल रिकॉर्ड की जानी चाहिए, तो आप फिर जब केंद्रीय गृह सचिव जब वो कर देगा, अलाउ कर देगा, तो कॉल रिकॉर्ड होगी। ठीक है, अगला लिखिए जरा, इसी मतलब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2004, यूनियन ऑफ इंडिया केस 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि
चुनाव में किसी भी उम्मीदवार के बैकग्राउंड को जानने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है। इस निर्णय के पश्चात ही उम्मीदवारों द्वारा अपनी आय एवं संपत्ति तथा स्वयं से संबंधित अन्य सूचनाओं को देना प्रारंभ किया गया। ठीक है ना। तो हम देखते हैं ना कि जब भी चुनाव होते हैं तो उससे पहले सारे जो नेता हैं वो अपनी अपनी आय घोषित करते हैं, मेरी इतनी आय है। तो अब अब वो भी केस कर दें कि ये तो हमारे क्या हो गया, निजता के अधिकार का हनन हो गया कि लोग हमारी आय को जान रहे हैं। तो भाई ये लोगों का क्या है, अधिकार है ना, ये लोगों का अधिकार है जानना कि आपके पास कितनी आय है। तो इसी 2004 का जो फैसला है, इसी के आधार पर सारे जो उम्मीदवार हैं उन सभी को अपनी अपनी आय घोषित करनी पड़ती है। अब जरा फिर से एक हेडिंग डालिए, जल्लीकट्टू विवाद कॉमा करके मदुरै, जल्लीकट्टू विवाद मदुरै। देखिए 2010 में सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू को प्रतिबंधित किया था। 2010 में सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू को प्रतिबंधित किया था। 2010 में सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू को प्रतिबंधित किया था। ये लिखिए 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्धारित किया कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 में प्रदत्त अधिकार व्यक्तियों के साथ साथ जानवरों को भी प्राप्त हैं। ठीक है, क्या है विनोद जल्लीकट्टू? तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि आर्टिकल 21 में प्राप्त जो अधिकार है वो मनुष्य के साथ साथ जानवरों को भी प्राप्त है। क्या है जल्लीकट्टू? बदल दी विनोद, तुम्हारा ही नाम है ना विनोद, तो बोलो फिर। भैया जल्लीकट्टू एक पारंपरिक खेल होता था, बुल फाइटिंग नहीं है। जल्लीकट्टू क्या है? एक पारंपरिक खेल है तमिलनाडु का। इसमें क्या होता है कि बैल की सींग में सिक्कों से भरी हुई एक थैली बांधी जाती है। ठीक, अब उसमें प्रत्येक व्यक्ति को बैल की सींग से वो थैली छीन के लानी है ना। तो बैल जब भागेगा तो थैली क्या होगी, बजेगी। भाई जो सिक्के भरे हैं तो वो बजेगी तो बैल और तेज भागेगा। और व्यक्तियों को क्या करके लाना है, उससे जो है फाइट क्या करनी है, मेन थैली छीन के लानी है। तो ऐसे फाइट कैसे कोई कर लेगा? कोई फाइट जाएगा पहले मैं बैल से फाइट करूंगा, उसको हराऊंगा और फिर लेके आऊंगा, ला दे थैली। भाई बैल से फाइट क्या कोई करेगा? वो तो किसी तरीके से जाए बच के वो करेगा और कोशिश करेगा कि जाकर के किसी तरह केवल थैली छीन के भाग ले जान बचा के।
अभी थोड़ा कि पहले वो कहेगा पहले मैं उसको हराऊंगा और बाद में जो है थैली छीन के लाऊंगा, उसे लेके आऊँगा, और वो बैल कहेगा कि महाराज ले जाओ लो थैली। अरे यार, तो वो बुल फाइटिंग एक अलग बिल्कुल मसला है, बुल फाइटिंग एक अलग मैटर है ना। है? वो स्पेन में जो होती है बुल रेसिंग होती है, वो भी बुल फाइटिंग स्वीडन में होती है क्या, कहीं तो होती है। हाँ, स्पेन में तो वो स्पेन में भी वो रेस होता है कि बैल पीछे पीछे भागेगा और लोग उसके आगे भागेंगे, ठीक है। लेकिन बुल फाइटिंग आज जाओ ऐसे करके ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं, वैसे कपड़ा लिए रहते हैं ऐसे करेंगे, वो बुल फाइटिंग है। ये जल्लीकट्टू बुल फाइटिंग नहीं है, एक्चुअली में क्या है, बस थैली छीन के लानी है बुल से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्या हो रहा है, इससे उसको भी बड़ी समस्या हो रही है, बैल को भी, है ना। स्पेन का है, अच्छा ठीक है, स्पेन का ही होगा। कहाँ के लोग सांड से लड़ती है स्पेन। अच्छा, एक्चुअली में लड़ते वो भी नहीं है, अगर तुम देखो एक्चुअली में लड़ते वो भी नहीं है, केवल कंट्रोल करना है। और एक वो जो होता है जो ऐसे इस तरीके से लिए रहता है, वो केवल वो लाल कलर देख करके बैल भगता है, वो सिर्फ जो है उसको क्या करेगा, मतलब अपने आप को बचा रहा है। वो नहीं तो फाइट करे ना, सामने आके फाइट करे ना बल्लाल देव जैसे, तो सामने आके थोड़ा कोई फाइट करेगा, वो सिर्फ क्या करेगा, मतलब कि बैल को क्या चकमा दे रहा है, कोई बैल से लड़ लेगा। हाँ, बल्लाल देव थोड़ा कोई बन जाएगा। हाँ, चलो ठीक है, लिखते हैं आर्टिकल 21A। हाँ, आर्टिकल 21A, शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21A, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। लिखे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से शामिल किया गया पहले आर्टिकल 45, पहले इसे आर्टिकल 45 में प्रदत्त, नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया था। पहले इसे आर्टिकल 45, और आर्टिकल 45 का है कहा है नीति निर्देशक तत्व का, पहले इसे नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 45 में शामिल किया गया था, ठीक है। और बाद में इसको क्या कर दिया गया, जो 86वें संविधान संशोधन 2002, उससे इसे शिक्षा का अधिकार बना दिया गया, है ना। तो इसे नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया था। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु तक के, पंकज क्लास में हो, 15 मिनट में बात करता हूँ, ठीक है। राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी, ठीक है। इसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा, 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया। बात समझे। पहले आर्टिकल 45 के अंतर्गत था ये डीपीएसपी के। देखिए डीपीएसपी क्या होता है कि राज्य, इधर सुनो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी क्या है कि राज्य को कोई भी
फोर्स नहीं कर सकता कोई भी आपको अधिकार देने के लिए। राज्य क्या करेगा, ये राज्य की सामर्थ्य पर निर्भर करते हैं। जो भी डीपीएसपी हैं वो क्या किस पर निर्भर करते हैं, राज्य की सामर्थ्य पर। जब राज्य कैपेबल होगा तो आपको वो अधिकार देगा, आपके लिए वो कार्य करेगा, और राज्य अगर कैपेबल नहीं तो नहीं करेगा। तो पहले किस में था, आर्टिकल 45 में, कि राज्य जब कैपेबल होगा तब वो स्कूल बनवाएगा, तब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या करेगा, वो शिक्षा उपलब्ध करवाएगा राज्य। लेकिन अब इसमें क्या कर दिया गया, इसको अब शामिल कर दिया गया आर्टिकल 21A में। अब क्या है, अब ये राज्य की क्या क्षमता पर निर्भर नहीं करेगा, अब राज्य को करना पड़ेगा, मजबूरी है। डीपीएसपी न्यायालय में वाद योग्य नहीं होते। डीपीएसपी के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते कि भाई हमारे लिए सरकार नौकरी नहीं ला रही, वो सरकार की क्षमता पर निर्भर करता है, वो वाद योग्य नहीं है। लेकिन फंडामेंटल राइट क्या है, वाद योग्य है। तो जब से ये आर्टिकल 21A में शामिल कर दिया गया, आर्टिकल 45 से निकाल करके, तब से क्या कर दिया, हो गया वाद योग्य हो गया। तो अब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अगर सरकार कोई नीति नहीं बना रही, पॉलिसी नहीं बना रही, या फिर स्कूल कॉलेज नहीं खोल रही, या उनको मुफ्त और अनिवार्य, वर्ड समझिएगा, मुफ्त तो है ही, अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध नहीं कराने के लिए कोई प्रावधान नहीं कर रही, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और इसी को हमने देख लिया कि इसी को क्या किया गया, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 एक्ट लाया गया और इसको क्या कर दिया गया, लागू करा दिया गया, और 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो गया, है ना। चलिए इसमें ज़रा लिखिए, एक पैराग्राफ लिखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार मुफ्त शिक्षा से आशय है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार मुफ्त शिक्षा से आशय है कि सरकार ऐसी कोई भी फीस नहीं लेगी, कि सरकार ऐसी कोई भी फीस नहीं लेगी जो किसी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती हो। पैराग्राफ चेंज करो, लिखो, अनिवार्य शिक्षा से आशय है कि, अनिवार्य शिक्षा से आशय है कि प्रत्येक बच्चा अनिवार्य शिक्षा से आशय है कि प्रत्येक बच्चा जिसका नामांकन हुआ है, प्रत्येक बच्चा जिसका नामांकन हुआ है वो कक्षा में उपस्थित रहे, और कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी करे, ठीक। और इसके तहत क्या किया गया है, जो सरकार है वो प्राइमरी स्कूल, है ना, जूनियर स्कूल, भाई मैंने क्या कहा, कक्षा 8 तक की शिक्षा प्राप्त करे वाला 6 से 14 वर्ष का बच्चा, तो कक्षा 8 तक की शिक्षा देना सरकार का क्या है, सरकार का दायित्व है, मजबूरी है सरकार को कक्षा 8 तक की शिक्षा। तो इसलिए सरकार कक्षा 8 तक के लिए ज़्यादा फोर्स करेगी। उसके बाद फिर वो क्या है, वो सरकार के डीपीएसपी में आ जाएगा। कक्षा 8 के बाद जो है किस में आ जाएगा, आर्टिकल 45 के तहत। ये सारा कुछ आर्टिकल 45 में था पहले शुरुआत में, लेकिन फिर उसमें क्या किया गया, उस आर्टिकल 45 से 1 से 8 तक का जो प्रोविज़न है वो ला करके कहाँ रख दिया गया, 21 का में। और बाकी सारी चीज़ें जो कक्षा 8 के बाद हाई स्कूल, इंटर कॉलेज बनवाना, ये सब किस पर निर्भर करता है, सरकार के इच्छा पर, यानी डीपीएसपी पर, है ना। तो इसीलिए सरकार का, अब चूंकि ये लोगों का मौलिक अधिकार है तो लोग चले जाएंगे कोर्ट, तो सरकार को जो है करना पड़ेगा। तो इसलिए सरकार प्रत्येक गाँव में क्या करेगी, प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल खोलेगी, है ना, और प्रत्येक 1 किलोमीटर के रेडियस पर एक प्राइमरी स्कूल, जो इस कानून के तहत, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से, इसके तहत क्या है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर की रेडियस पर एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, और प्रत्येक 3 किलोमीटर की रेडियस पर एक जूनियर स्कूल होना चाहिए। कक्षा 8 तक प्राइमरी यानी कक्षा 5, और जूनियर 6, 7, 8 होना चाहिए। अब हाई स्कूल और इंटर कॉलेज ये सरकार के डीपीएसपी में है। सरकार देख रहे हैं कि हर गाँव में थोड़ा होता है।
हाई स्कूल और इंटर कॉलेज हर स्कूल हर गांव में नहीं होता, वो किसी बड़े गांव में होगा या फिर किसी कस्बे में होगा, ये 4-6 गाँव को मिला करके एक होगा, लेकिन प्राइमरी स्कूल देखिए हर गांव में होगा, है ना। चलिए ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 21 का। अब इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखवाते ना, तो अब लिखवाने के लिए तो वैसे इसमें एक पेज है हाँ, इसमें थोड़ा सा जो शिक्षक है उनके लिए भी सरकार ने कुछ कानून बनाया है कि जो ये सरकार हर शिक्षक को अपॉइंट कर देती है हर जगह पर, तो उसके लिए भी कानून है, पर ठीक है। अब ये अब हो गया, अब लिखिए आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 लिखते हैं। अच्छा, इसमें जो भी शिक्षा के अधिकार के तहत जो भी योजनाएं हैं, इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार जो है 65 और 35% का बंटवारा करेंगी खर्चे में। 65 और 65% केंद्र सरकार देगी और 35% राज्य सरकार देगी। जो भी स्कूल बनाना या फिर समझ रहे हो प्राइमरी स्कूल है या फिर जूनियर स्कूल है, जो भी अन्य चीज़ें हैं। अच्छा, मिड डे मील को किसके तहत पावर मिली है? इसी के आर्टिकल 21 का, क्योंकि मैंने क्या कहा, अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य। अब पता चले व्यक्ति कह दे कि भाई हमारे पास तो खाने के लिए नहीं है, तो भाई पहले पेट भरेगा बाद में तो शिक्षा होगी। तो सरकार ने कहा कि कक्षा 8 तक की शिक्षा में किसी भी तरीके का व्यवधान नहीं आना चाहिए। कोई ये ना कह दे कि भाई ड्रेस नहीं है तो ऐसे बिना कपड़े कैसे चले जाएं, जूता नहीं कैसे चले जाएं, किताब नहीं कैसे चले जाएं, बैग नहीं कैसे जाएं, खाना नहीं कैसे जाएं, कोई कैसे जाए ना कह दे। इसलिए सरकार सब कुछ दे रही है, और फिर अगर कोई व्यक्ति नहीं जा रहा है तो सरकार जबरन उसको लेके आती है, फिर पनिशेबल ऑफेंस है। हाँ, सब कुछ मिलता है, हर चीज़, जूता ड्रेस व्रेस से सब। ये जो सर ग्रेजुएशन में लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, ये DPSP है, ठीक है। देखिए इसमें कुछ चीज़ें और दी गई हैं, जैसे कि किसी भी क्लास में बच्चे को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा, है ना। शिक्षक और स्टूडेंट का अनुपात 1:30 का रखा जाएगा। हाँ, 30 बच्चों में एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता किसी भी बच्चे को, 1:30 में होना चाहिए स्टूडेंट और टीचर का रेशियो। मुफ्त, सारी चीज़ें मुफ्त ये मिलेंगी, ये भी ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। प्राइमरी और जो जूनियर है वो 1 किलोमीटर रेडियस, 3 किलोमीटर रेडियस को आपको याद रखना है, ठीक है। एक पॉइंट और याद रखना है कि जो शिक्षक है उन शिक्षक को केवल राज्य सरकार जिन चीज़ों में आवश्यक समझे उनको छोड़ करके बाकी किसी चीज़ में नियुक्त नहीं किया जा सकता। और आवश्यक समझने में केवल 2 ही चीज़ें बताई गई हैं, एक जनगणना और एक वोटिंग। इन 2 को छोड़ करके किसी भी टीचर को कहीं पर भी लगाया नहीं जा सकता, ठीक है। चलिए, और हाँ, इसी में उस दिन मैंने तुमको बताया था, आज देखो भूला जा रहा था, जो हर एक प्राइवेट स्कूल में 25% सीटें, राइट टू एजुकेशन, यही है राइट टू एजुकेशन। अगर कोई पूछ, देखिए दोनों में अंतर है। इसको फंडामेंटल राइट में शामिल कर दिया गया, कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 से फंडामेंटल राइट में शामिल है। लेकिन राइट टू एजुकेशन कब आया? एक्ट, कानून, राइट टू एजुकेशन, RTE, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है वो कब आया है? 2010 में। और उस राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है उसके तहत सारा कानून बनाया गया। भाई देखिए, संविधान में तो शामिल कर दिया गया, संविधान में शामिल करने एक अलग बात है और उसको फिर लागू कराना एक अलग बात है। तो उसके लिए भाई अब ऐसे थोड़ा संविधान में शामिल हो गया तो सरकार काम करना तुरंत चालू कर देगी। सरकार अब उसके लिए क्या करेगी? कानून बनाएगी। कानून बनाने का मतलब है कि सरकार पूरी अपनी रणनीति तय करेगी कि किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो सरकार ने सब तय किया कि प्रत्येक 1 किलोमीटर के रेडियस पर प्राइमरी, 3 किलोमीटर के रेडियस पर जूनियर स्कूल, सारा कुछ मिड डे मील वगैरह सब इसी से आ गया। मिड डे मील वगैरह, जूता चप्पल कपड़ा वपड़ा सब कुछ हो गया, है ना। साथ में 1:30 का रेशियो भी मेंटेन करना है। ये भी किस में है? RT एक्ट में, राइट टू एजुकेशन एक्ट में। अगर किसी स्कूल में 1:30 का रेशियो नहीं हो तो आप राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का वायलेशन उसको मान सकते हैं। साथ ही साथ हर एक प्राइवेट स्कूल, कितना भी बड़ा प्राइवेट स्कूल हो, हर एक प्राइवेट स्कूल इसी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 25% सीटें क्या करेगा? BPL कार्ड वालों के लिए आरक्षित करेगा। तो ये किसमें है? ये 86वें संविधान संशोधन में नहीं उस समय रख दिया गया था, ये रखा गया राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत, ठीक। तो मैंने आपको बताई थी हिंदी मीडियम मूवी, तो वो किस पर डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है इसी राइट टू एजुकेशन एक्ट, 25% सीट वाली, ठीक है। अब लिखते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22, प्रिवेंशन फ्रॉम डिटेंशन। प्रिवेंशन फ्रॉम डिटेंशन यानी गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार या गिरफ्तारी से निरोध।
आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी से निरोध या प्रिवेंशन फ्रॉम डिटेंशन। ठीक है, अब देखिए गिरफ्तारी दो तरीके की होती है। गिरफ्तारी दो तरीके की हो सकती है। कैसी दो तरीके की? एक तो इसमें अपराध किया कोई, तो उस अपराध होने के बाद इसको गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं पिनिटिव डिटेंशन, PNEUTIVE, पिनिटिव डिटेंशन। ठीक है, आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में बात की गई है। और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी अपराध होने से पहले ही गिरफ्तार कर लेना, उसको क्या बोलेंगे? प्रिवेंटिव डिटेंशन। पिनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन, एक अपराध होने के बाद गिरफ्तारी और एक अपराध होने से पहले गिरफ्तारी। अगर तुम ये छठा हुआ बदमाश है, इसके ऊपर ऑलरेडी 2-4 केस चल रहे हैं, इन 2-4 जो है मुकदमों में इसको अपराध करने के बाद इसको गिरफ्तार किया गया है। अब आने हैं मोदी जी। अब मोदी जी जो आने हैं तो सरकार क्या करेगी? मतलब राज्य सरकार या पुलिस प्रशासन उन सभी व्यक्तियों को जो कि क्या छटे हुए बदमाश हैं उस एरिया के, जो छटे हुए गुंडे हैं उस क्षेत्र के, उनको क्या कर लेंगे? उठा करके कुछ समय के लिए बैठा लेंगे। ऐसे नहीं कि उठा कर जेल में डाल देंगे, उठा करके कुछ समय के लिए उनको क्या कर लेंगे? हिरासत में ले लिया, यानी अपने सामने या उन्हीं के घर में ही नज़रबंद कर दिया। प्रिवेंटिव डिटेंशन बहुत तरह का हो सकता है। उठा करके उनको कोतवाली में बैठा लिया, चौकी में, उनके घर में ही 2 कांस्टेबल लगा करके कह दिया गया कि ये व्यक्ति बाहर ना निकल पाए, उनके फ़ोन वगैरह काट दिए गए उनके, यानी कि जो भी ये सब चीज़ें हैं जैसे फ़ोन कनेक्शन, इंटरनेट, ये सब क्या कर दिए गए? बाधित करिए। अब आप घर में रहिए, अपने घर वालों के साथ ये बनाओ खाओ और घर में रहो। ये क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन। जैसे कि आर्टिकल 370 जब हटाना था जम्मू कश्मीर में, तो क्या किया गया? जितने भी वहाँ नेता थे उन सभी को क्या कर दिया गया? नज़रबंद कर दिया गया। वो नज़रबंद भी क्या है एक तरीके से? वो भी तो एक तरीके से डिटेंशन ही है। डिटेंशन क्या होता है? निरोध क्या है? उनको रोक देना। निरोध मतलब रोक देना। तो एक तो आप गिरफ्तारी के बाद आपको उठा करके रखा जाए, वो अलग चीज़ है, और एक इस आशय से कि आप इस अपराध को कहीं कर ना दें, मतलब ये मान करके, और आपको क्या कर लिया जाए? रख दिया जाए। तो अब ये जो जितने भी उस समय जम्मू कश्मीर के लोकल नेता थे उन सबको उठा कर नज़रबंद कर दिया गया, क्योंकि भाई ये था, पूरी सरकार को उम्मीद थी कि अगर इनको नहीं अलग किया गया तो ये भड़काऊ भाषण देंगे। अब भड़काऊ भाषण देंगे तो जनता क्या हो जाएगी? भड़क जाएगी, तो दंगे चालू हो जाएंगे। तो इनको उठा करके नज़रबंद कर, देखो कुछ नहीं हुआ, 370 हट गया, एक पथरा ना चला कुछ। पंजाब बने मोदी जी का सिक्योरिटी ब्रीच हो गई। हाँ, वो देखिए सिक्योरिटी ब्रीच हुई। अब उस सिक्योरिटी ब्रीच को अगर चाहे तो सरकार आधार बना के राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। पुलिस ही नहीं लिख के दी जानकारी, बता रहे थे आज की न्यूज में। जो भी है उसको, भाई उसको क्या है भाई, जब केंद्र के गृह विभाग ने सूचना भेजी राज्य सरकार को कि मोदी जी आ रहे हैं और उनकी सुरक्षा को क्या किया जाए? इंतजाम किया जाए। अब ये तो उन्होंने सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया, तो एक तरीके देखिए राष्ट्रपति शासन लगाने के भी बहुत सारे आधार हैं, बहुत आसान है राष्ट्रपति शासन लगाना। एक तो केंद्र सरकार अगर कुछ भी राज्य सरकार को बोल रही है और राज्य सरकार अगर केंद्र सरकार की बात नहीं मान रही, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। राज्य अपने मन से जबरदस्ती नहीं, कुछ मालिक केंद्र ने अगर कुछ बोला तो राज्य सरकार को मानना पड़ेगा, वो सुनना पड़ेगा, अगर उसके आधार ठीक है तो। ठीक है। दूसरा, संवैधानिक तंत्र की विफलता। संवैधानिक तंत्र की विफलता कह दिया कि यहाँ पर संविधान तंत्र की विफलता हो गई, यहाँ पर पुलिस प्रशासन काम ही नहीं सही ढंग से कर पा रही है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर पा रही, राज्य सरकार लॉ एंड, अच्छा एक आधार और है कि राज्य सरकार अगर अपने कार्यों का दायित्व सही ढंग से नहीं कर पा रही है, तो ये भी एक आधार है। राज्यपाल क्या करेगा? लिख के, केवल राज्यपाल लिख करके भेज दे राज्य विभाग को, गृह मंत्रालय के राज्य विभाग को, कि राज्य सरकार सही ढंग से अपना कार्य का निर्वहन करने में असमर्थ है, या फिर संविधान तंत्र की विफलता हुई है, संवैधानिक तंत्र की विफलता हुई है, या फिर केंद्र सरकार की राज्य ने बात नहीं मानी है, तो इस आधार पर क्या कर लिया जाएगा? राष्ट्रपति शासन 355। हाँ, तो अगर वहाँ का राज्यपाल लिख के दे रहा है कि यहाँ पर क्या है, संविधान के अनुसार शासन चला पाना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है, तो जो है सरकार मतलब क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, केंद्र सरकार के हाथ में पावर आ जाएगी, है ना। चलिए, तो देखिए गिरफ्तारी से निरोध आपने लिख लिया। लिखिए, गिरफ्तारी दो तरीके से हो सकती है। गिरफ्तारी दो तरीके से हो सकती है, अपराध होने के पश्चात एवं अपराध होने से पूर्व। अपराध होने के पश्चात एवं अपराध होने से पूर्व। अपराध होने के पश्चात वाले में लिखिए,
दोनों अलग एक ही साथ लिख लियो कि अलग अलग लाइन में लिखे हो? हाँ ठीक है। तो अपराध होने के पश्चात वाले में लिखे प्यूनिटिव डिटेंशन, प्यूनिटिव डिटेंशन, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्यूनिटिव, PUNITIVE, प्यूनिटिव डिटेंशन, PUNITIVE, PUNITIVE, प्यूनिटिव डिटेंशन। आर्टिकल है 22 क्लॉज 1 और 22 क्लॉज 2। इसी में सर 22 क्लॉज। हाँ, ये जो अपराध होने के बाद जो गिरफ्तारी होती है वो क्या है? 22 क्लॉज 1 और 22 क्लॉज 2 में उसके बारे में बातें की गई हैं। और अपराध होने से पूर्व गिरफ्तारी, उसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव, PREVENTIVE, प्रिवेंटिव डिटेंशन। 22 क्लॉज 4 से लेकर के 22 क्लॉज 7, 22 क्लॉज 4 से लेकर के 22 क्लॉज 7। अब लिखिए जल्दी से आर्टिकल 22 क्लॉज 1। 22 क्लॉज 1 लिखिए, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कारण बताना अनिवार्य है। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कारण बताना अनिवार्य है। 22 क्लॉज 2 में लिखो, 22 क्लॉज 2 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपने पसंद के वकील, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से बात करने, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से बात करने एवं सलाह लेने का अधिकार होगा। ठीक है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बात करने, अपने पसंद के वकील से बात करने, सलाह लेने का अधिकार होगा। इसी में अगला पॉइंट लिख लीजिए 22 क्लॉज 2 में ही, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना अनिवार्य होगा, अनिवार्य होगा। ठीक है, फिर लिख लीजिए 22 क्लॉज 3, 22 क्लॉज 3, इसमें लिखिए अपवाद, अपवाद यानी जो 22 क्लॉज 1 और 22 क्लॉज 2 में जो अधिकार मिले हैं उन अधिकारों के क्या है? अपवाद है ये, मतलब उन अधिकारों को किस तरह से हम कम कर सकते हैं, है ना। तो उसमें पहला पॉइंट लिख लीजिए, शत्रु देश के नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, शत्रु देश के नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है तथा दूसरा पॉइंट, निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को भी यह अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, अगर कहीं पे जगह हो तो ऊपर अपवाद से पहले जो है, अगर कहीं पर भी जगह हो, 22 क्लॉज 1 में हो चाहे 22 क्लॉज 2 में हो, एक लिख लेना कि ठोस सबूत न होने पर छूटने का अधिकार। इसमें 4 तरीके के अधिकार हैं, गिरफ्तारी का कारण जानने का, वकील से सलाह लेने का, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होने का और ठोस सबूत न होने पर छूटने का अधिकार। ठीक, अब दूसरी हेडिंग डालिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध कानून, प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखिए, अपराध से पहले ही गिरफ्तार या नज़रबंद किया जा सकता है, अपराध से पहले ही गिरफ्तार या नज़रबंद किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट लिखिए इसी में, 3 महीने तक डिटेंट किया जाएगा। डिटेंट मतलब निरोध, डिटेंट मतलब निरोध, मतलब एक जगह पर उसको अलग कर देना। 3 महीने तक डिटेंट किया जाएगा, 3 महीने तक डिटेंट किया जाएगा एवं हाई कोर्ट
की कमेटी की अनुशंसा पर एवं हाई कोर्ट की कमेटी की अनुशंसा पर डिटेंशन पीरियड को बढ़ाया भी जा सकता है। डिटेंशन पीरियड को बढ़ाया भी जा सकता है। एग्जाम्पल पोटा, एग्जाम्पल पोटा, एनएसए, पोटा एनएसए जिसे रास्का भी कहते हैं, टाडा, पोटा POTA, पोटा एनएसए, टाडा, मीसा MISA, मीसा। ठीक है, चलो तो देखिए जो मीसा है ना, मीसा अब इस समय है नहीं, सब बहुत बार इसका दुरुपयोग बहुत हुआ है। ठीक है, और जो रास्का है NSA, इसको लगाया बहुत बार गया है। मीसा का मिसयूज बहुत हुआ है, रास्का को सबसे ज़्यादा बार लगाया गया है और टाडा सबसे डेंजरस है। चलिए फिर मिलते हैं कल। ठीक है, ओके, धन्यवाद।